यस डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मूवमेंट करने जा रहा हूं। और ये जो आज का लेक्चर है, इसको शांति से नोट करें। जितने फॉर्मूले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उनको लर्न करने की कोशिश करें। पूरे 11th आपको इजी लगने लगेगी यदि आपने इन फॉर्मूलों को तैयार कर लिया मेरे साथ। और अगर आपने फॉर्मूले तैयार नहीं किए हैं तो यही फिजिक्स आपको टफ लगने लग जाएगी। जिस प्रकार से अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन के कोई क्वेश्चन दिए जाए और उसको टेबल्स नहीं याद है तो उसको दिक्कत होती है, सेम वे में फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले आपको समझना जरूरी है। तो मैं उन फॉर्मूलों को समझाने जा रहा हूँ। एक टॉपिक है हमारा, दैट इज डायमेंशन फार्मूलास। तो मैं डायमेंशन फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। तो यहाँ एक एक फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा और उन हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मैं यूनिट भी लिखूंगा, साथ ही साथ उसका डायमेंशन फार्मूला भी लिखूंगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट और उसका डायमेंशन फार्मूला। अभी आपको नहीं पता है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, समझा रहे हैं हम आपको। ओके, चलिए ओके। तो मैं आपको डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं वो समझाता हूं पहले, फिर मैं पूरी फिजिकल क्वांटिटीज पे लाइन से आऊंगा। आपको पता है कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम। वेरी गुड। लेंथ, ये मास की यूनिट है। लेंथ, लेंथ की यूनिट है आपकी मीटर। और टाइम की यूनिट है सेकंड। अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को हम फार्मूलेस में जितने फार्मूले आएंगे उसमें मास के लिए हम एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे और टाइम के लिए टी लिखेंगे। और इनकी जो पावर्स आएगी, एम की पावर कितनी हो रही, एल की पावर क्या आ रही है, वो कहलाती है डायमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ की पावर कितनी है, टाइम की पावर कितनी है, मास की पावर कितनी है, यह उसके क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं। अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको पहले 9th क्लास के एक फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डरली। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, पढ़ा है सबने वेलोसिटी? यस, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेंथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या आएगा, एल। और टाइम के लिए क्या आएगा, टी। तो अब इसको मैं पावर के रूप में लिखूं कि एल टी की पावर -1। और एल की पावर कितनी है, 1। यहां मास नहीं है, मास नहीं है तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं, 0। तो वेलोसिटी का अगर कोई डायमेंशंस पूछे तो मैं लिख सकता हूं 0, 1, -1। अगर वेलोसिटी के कोई डायमेंशंस पूछे तो 0, 1, -1 कब, एम, एल और टी के रूप में। तो हम सिंपल सी बोल देंगे कि m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। या कई बार पावर 1 नहीं भी बोलते तो केवल इतना बोल देते हैं l t टू द पावर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना हुआ, l t टू द पावर -1। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे। और आज की इस लेक्चर को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं एक एक फार्मूला समझाऊंगा आपको। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और उसकी यूनिट क्या होगी, लिखना चालू कर दें आप लोग, है ना। उसकी यूनिट होगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। तो हमारी पहली क्वांटिटी हमने उठाई है, जो ली है वो ली है वेलोसिटी। तो मैंने वेलोसिटी की यूनिट बताई है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का फार्मूला बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डायमेंशन फार्मूला होगा एल टी टू द पावर -1। आप चाहो तो आपकी कॉपी में से 3-4 कॉलम्स बना लें, जिसमें आप एक तरफ सीरियल नंबर डाल दो, फिर यहां लिख दो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी है फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका फार्मूला, फार्मूला क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आपके पास क्या है, उसकी यूनिट, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। उसका फिर डायमेंशन फार्मूला क्या है, ऐसे करके उसके कॉलम्स बना लें और टेबुलर फॉर्म में आप बनाएं। तो
मैंने पहला क्या लिखा है, नंबर वन वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, l t टू द पावर -1। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। फिर से समझा दूं, डायमेंशन फॉर्मूलास में मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, करंट को a से, और टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को कैपिटल A और टेम्परेचर को थीटा। कई बार किसी बुक में टेम्परेचर को k से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। चलिए सो नाउ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को m, l और t की पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन फॉर्मूला लिखना कहलाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम की पावर्स के रूप में लिखना डायमेंशन फॉर्मूला लिखना कहलाता है। स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं हमारे उसमें बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं छोटी क्लास से, स्पीड। स्पीड, स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस। आपको एक एक चीज लिख के दूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है आप लोगों ने। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया आपका, यूनिट आप पढ़ सकते हो मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एल, नीचे टाइम है तो टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी टू द पावर -1। यहाँ m टू द पावर 0 छिपा हुआ है, ध्यान रखें। अगर कोई पूरा लिखना है आपको एग्जाम्स में तो m टू द पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। स्पीड के बाद वेलोसिटी, जो मैं आपको सिखा चुका हूं ना वेलोसिटी, यस। वेलोसिटी के बाद आपके पास है एक्सेलरेशन। पढ़ा है आप लोगों ने। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है या पर सेकंड कितनी वेलोसिटी घटती है, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, यूनिट क्या होती है, यूनिट हम पढ़ चुके हैं इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाएं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाए तो ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1, जो ऊपर सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। और टाइम का होता है टी, तो टी एक और नीचे से ऊपर पावर पहुंच जाएगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन का हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला एम नॉट। कई बार एम नॉट भी पढ़ते हैं इसको, L1 t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, L t टू द पावर -2 भी पढ़ा जाता है। अब एक्सेलरेशन के बाद आपने पढ़ा होगा मोमेंटम। यस यस, 9th क्लास का अगला टॉपिक था आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टोटल मोशन स्टोर्ड इन अ बॉडी। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते थे, p से। मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बारी थी यूनिट लिखने की, तो आप तो जानते हो कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला बनाने की। तो मास आ गया, यस आ गया। तो मास के लिए क्या है, कैपिटल एम। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला रट्टा लगा के रखें अपन लोग, एल टी टू द पावर -1। स्टार्टिंग के कम से कम 10 एक डायमेंशन फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जिससे कि आगे के बड़े डायमेंशन फॉर्मूले इजीली बनते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का कितना हुआ, एल टी टू द पावर -1। कुछ बुकों में से बॉक्स बनाकर भी लिखा जाता है आपको। तो एल टी टू द पावर -1। तो डायमेंशंस क्या हुआ मोमेंटम का, 1 1 -1, किसके रेस्पेक्ट में, एम एल टी के साथ है। चलिए मोमेंटम हुआ। अब आपने अगली क्वांटिटी क्या पढ़ रखी है, फोर्स। क्या पढ़ा है आपने, फोर्स। चलिए तो हम अब फोर्स पे अटैक करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आपकी डेफिनेशन भी तैयार हो रही है। कुछ बच्चे चाहें तो घर पे डेफिनेशन का भी पोर्शन डेवलप कर सकते हैं।
फोर्स आप सब जानते हैं व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज विच चेंज द शेप साइज और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंस टू डू सो. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. किससे डिनोट की जाती है? एफ से. फोर्स एफ इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यूनिट की बात आती है. यूनिट मास की होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पर ये बहुत लंबी हो जाती है बोलने में, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट्स सो लेंदी, लंबा हो रहा है, तो इसके लिए एक छोटी नाम दे दिया गया इसका, न्यूटन. फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन. अब डायमेंशन फॉर्मूले की बारी आई. तो डायमेंशन फॉर्मूले में मास है यहाँ पर, यस है, तो मास के लिए क्या जाएगा? एम. एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हम सीख चुके हैं, एल टी टू दी पावर क्या होता है? -2. उसमें मास होता ही नहीं है. तो टोटल डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया? एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2. फोर्स हो गया. फिर आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है वर्क. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वर्क. व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड. अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से यदि उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो यह कहा जाता है कि हमने वर्क किया है. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब बात आई यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर. तो टोटल यूनिट हो गए न्यूटन मीटर, परंतु न्यूटन मीटर भी नहीं पढ़ते हैं. वर्क की ऐसा यूनिट अब हमने न्यूटन मीटर को जूल कहना चालू कर दिया है. तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल. अब डायमेंशन फॉर्मूला जो फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपके पास? एम एल टी की पावर -2. ये आपने लिखा हुआ. इसमें डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, लेंथ, तो उसका एक एल बढ़ जाएगा. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? एक एल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा आपका? इट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2. तो व्हाट इज टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क? एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2. इज इट क्लियर? वर्क हो गया. आप लोगों ने एनर्जी भी पढ़ा है. यस यस, एनर्जी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, और अगर आप में अभी एनर्जी नहीं है पढ़ने की तो मजा भी नहीं आएगा. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. आप अगर फिजिक्स में वर्क करना चाहते हैं तो आप में एनर्जी होना जरूरी है. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. और वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सेम होती है. और 9th क्लास में सिखाया है मैंने आप लोगों को, वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटीज है. कैसी क्वांटिटीज हैं? इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटी है. वर्क एनर्जी में बदलता है और एनर्जी वर्क में बदलती है. सो नाउ वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्जिबल फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट वही है जूल. जब जो यूनिट सेम रहती तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा आपका? सेम. तो वो हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2. इस बात का ध्यान रहे कि ये फोर्स और वर्क, एनर्जी, ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलास हैं. ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि आगे जो नए नए डायमेंशन फॉर्मूला बनेंगे उनमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी. तब आप इनका डेरिवेशन थोड़ी करके लाओगे कि पहले एक्सेलरेशन याद रखोगे, फिर आप फोर्स का लाओगे, फिर फोर्स के लाने के बाद वर्क का लाओगे, और फिर वर्क के बाद अगला कुछ फॉर्मूला बनाओगे. ऐसा नहीं है. आपको फोर्स, वर्क, इनके डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और छोटे छोटे से याद रह जाएंगे बेसिक फॉर्मूलास पे. अब बात करते हैं जैसे कि पावर. आपने पावर भी पढ़ा है. यस यस, पढ़ा है आपने पावर. तो पावर क्या है? पावर P बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम. इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड. पर जूल पर सेकंड भी नहीं पढ़ते अपन इसको. वर्क की ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? सॉरी, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट. क्या होती है ऐसा यूनिट पावर की? वाट. अब आपसे पूछा जाए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2. एम की पावर 1 है ना, एम के ऊपर 0 नहीं लिख रहा हूं, मतलब एम की पावर 1 है. और अपॉन में क्या है आपका? टी. तो कितना हो जाएगा आपका? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर. अब मैं आपको यहीं पे एक और अच्छा दिखाता हूं. आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में प्रेशर. क्या पढ़ा है? प्रेशर. आपको अगर कोई बोले प्रेशर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी. सॉरी, है ना, काइनेटिक एनर्जी बोले कि पोटेंशियल एनर्जी बोले कि कोई और एनर्जी बोले,
एनर्जी बोली है तो उसकी यूनिट जूल होगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आपने ऊपर पढ़ रखा है वही रहेगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। इज इट क्लियर? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और प्रेशर पर चलते हैं। बढ़िया टॉपिक से हैं, इससे आपके 9th क्लास का रिवीजन भी हो ही रहा है, और साथ ही साथ अगर जिस बच्चे ने सब फॉर्मूले याद कर लिए, यूनिट से याद कर ली है, तो उसको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वो बेसिक से ही नहीं तैयार कर रहा है तो दिक्कत तो आना ही है। और लॉकडाउन में कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि यूनिट्स और फार्मूला और डेफिनेशंस तैयार करें। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, याद आया? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आप ऊपर वाले की यूनिट न्यूटन, नीचे वाले की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल करते हैं, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? पास्कल, पी ए लिखते हैं। नाउ अब हमारे पास एक और आगे आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन फार्मूला चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो फोर्स का होता है एम एल टी टू दी पावर -2, जैसे पहले से याद है तो दिक्कत नहीं होती। एरिया का होता है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। अरे भैया ये भी लेंथ है, वो भी लेंथ है, ये भी लंबाई, वो भी लंबाई, तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं, पर हम ब्रेथ है क्या, वो भी मीटर में नपती है, लेंथ में मीटर में नपती है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, अगर हम एरिया को बोले तो उसका एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है एल स्क्वायर। आप चाहो तो मैं पहले एरिया का लिख दूं, एरिया बराबर कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर 2 बार आ रहा, तो आप चाहो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला सीधे लिख सकते हो, क्या होता है? एल स्क्वायर। ना तो टी की पावर आती है ना एम की पावर आती है। अब एक एल कट जाएगा तो नीचे एक एल बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। चलिए आपको प्रेशर आ गया, यहाँ पे निकालते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूले में आपने एक और नई शब्द पढ़ा हुआ 9th का, जितना 9th का पढ़ा भी मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने डेंसिटी पढ़ी हुई है, डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी रो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी रो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फार्मूले में निकालने से पहले आपको वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। और अब यूनिट लिखते हैं मीटर क्यूब, क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब। लेंथ भी लंबाई है, ब्रेथ भी एक हिसाब से लेंथ ही है, हाइट भी एक हिसाब से लेंथ ही है, तीनों ही मीटर में नापी जाती है। तो डायमेंशन फार्मूला होता है एल क्यूब, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, आल्सो द फार्मूला फॉर वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया? एल क्यूब। तो इस आधार पर अब हम यहाँ पर डेंसिटी का निकालते, तो डेंसिटी क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या आएगा? एम, और वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? एल क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया एम एल क्यूब टी नॉट, टी की कोई पावर नहीं है, याद रहेगा आपको, और टी नॉट नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले और हुए। अब और बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, है ना? कितने हो रहे हैं आप लिखते चलें। अभी तो मैं वही टर्म्स पढ़ूंगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, नए टर्मिनोलॉजी अभी चालू नहीं करूंगा, 11th वाले नए शब्द नहीं बोलूंगा, जितने आप पढ़ चुके हैं 9th में या 10th में, मैं उन्हीं पर डायमेंशन फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके, अपन 9th में और क्या पढ़ चुके हैं? हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। उस ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या पढ़ते हैं? F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला लाइए। किसका डायमेंशन फार्मूला पूछा? जी का। तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, पहले तो इसकी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद आ रहा है यूनिट?
चलिए अब हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जी का। किसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं? जी का। तो आप देखें कि एफ का डायमेंशन फॉर्मूला जी बराबर कितना होगा? जी बराबर होगा एफ, ये आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये m1 m2 कहां जाएंगे? नीचे m1 इंटू m2। चलिए देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता m l t टू द पावर -2। अब ये कितना है? आर स्क्वायर, आर मतलब लंबाई लेंथ, तो लेंथ का होता है एल और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने अपॉन मास, मास के लिए एम होता है, दूसरे वाला भी मास उसके लिए भी क्या होगा? एम। एक एम से एम कट जाएगा तो नीचे वाला एम ऊपर जाएगा, तो एम की पावर क्या हो जाएगी? -1। इज इट क्लियर? कितना हो जाएगा? -1। अब एल की बात करते हैं तो एल की पावर कितनी हो गई है? 3। टी की पावर कितनी हो चुकी है? -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए रफ करें अपन इसको, आ गया समझ में आप लोगों को? अब बारी आती है आपकी, आप लोगों ने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा हुआ आखिरी चैप्टर के अंदर 9th क्लास में। वेवलेंथ और क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हम उनका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। एक का तो नाम ही क्लियर है, क्या लिख रहे हैं? वेव लेंथ। अरे भैया ये कोई सी लेंथ है? काहे की लेंथ है? वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मीटर होती है और मीटर है मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल। अब आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट कर सकते हैं या न्यू से। कुछ बुकों में एफ, कुछ बुकों में न्यू। न्यू समझते हो ना? वी से थोड़ा सा घुमावदार बनता है, न्यू होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एफ बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में लगा समय, पंखे को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहलाता है। तो दैट इज कैपिटल टी। नाउ टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, तो अब आपके पास यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ही हम हर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ज भी होती है या आप सेकंड इनवर्स भी पढ़ सकते हो। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात आई, तो इस फॉर्मूले में देखो ना तो मास है ना लेंथ है, केवल टाइम, वो भी नीचे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टी की पावर -1, मतलब एम भी नॉट है, एल भी नॉट है, टी की पावर कितनी है? -1 है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया। और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो 9th क्लास में हो, मेरे से छूट गई हो, शायद पॉसिबल तो नहीं लग रही है, तो हम ये सब पढ़ चुके। एक बहुत अच्छा और पढ़ा था 9th क्लास में, यस यस आई एम गोइंग टू फॉरगेट, वो थी रिलेटिव डेंसिटी। मैं भूल रहा था, क्या भूल रहा था? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। याद आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान से देखें, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर वाले की भी सेम यूनिट नीचे वाले की भी सेम यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। समझ में आ गया? इसकी कोई यूनिट नहीं है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, साथ ही साथ इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर में है उसका डायमेंशन फार्मूला और जो डिनोमिनेटर में है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। तो जब डायमेंशन फार्मूला ऊपर और नीचे सेम हो जाते तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वक्त ना तो एम की पावर आएगी, ना एल की पावर आएगी, ना टी की पावर आएगी। तो ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है, इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। याद होगी? और कोई 9th में फिजिकल क्वांटिटीज मेरे से छूट गई हो तो नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो 9th पूरा हो गया है। अब हम आते हैं 10th पे। 10th से स्टार्ट करते हैं कि 10th में भी हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, उनके फिजिक डायमेंशन फार्मूले लाते हैं और फिर 11th की कुछ हम ऐड करेंगे। तो अभी हम 9th का कर चुके हैं, अब 10th का डायमेंशन फार्मूलास लाते हैं। सब आपको याद रहना चाहिए ना ये। अभी हमारे पास 10th में हमने सबसे पहले करंट पढ़ते हैं। करंट आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय टी पढ़ा है हमने। तो करंट का डायमेंशन फार्मूला अलग से दिया गया है हमको। करंट, करंट की डिनोटेड आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाय टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और यही इसका डायमेंशन फार्मूला भी है। अगर कोई करंट का डायमेंशन फार्मूला पूछे तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, ए, ठीक है, या केवल ए भी बोल सकते हो, आप ए भी लिख सकते हो।
अब आपके पास आता है चार्ज। क्या आता है? चार्ज। पढ़ा है ना आपने चार्ज? चार्ज क्यू इक्वल टू कितना होगा? आई इंटू टी। यहीं से दिख रहा है। परंतु चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। याद रखें, आप लोगों को याद है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलाम। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए और टाइम का टी। टाइम का क्या है आपका? टी। तो आप ए टी बोल दो या टी ए बोल दो, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हुआ? क्यू का। परंतु इसको हम ऑर्डरली लिखें। ऑर्डरली लिखें इन सेंस मतलब एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ए की पावर 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। हम चार्ज से आगे बढ़ते हैं। हमने अगली फिजिकल क्वांटिटी क्या पढ़ी करंट के बाद? वोल्टेज, पोटेंशियल। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है आपका? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। याद आ रहा हो तो मतलब न्यूमरेटर में वर्क है, डिनोमिनेटर में चार्ज है, और इसकी यूनिट आपको याद आ जाए वोल्ट। यस वोल्ट, गुड। सो नाउ डायमेंशन फार्मूला। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला मेरे को पता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये मेरी मेहनत है, मैंने पहले से लर्न करके रखा है, इसलिए मुझे काम देते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है AT। अब अगर मैं यहां रखने जाऊंगा तो टी ऊपर चले जाएगा, तो एम पावर 1 है, एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर V। अगर आपसे कोई पूछता है आपने और क्या पढ़ा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटियों की बात कर रहा हूं जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है? आपको पता है V बाय आई, और इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। अभी 10th करके आए हो, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया दोस्तों। तो V बाय आई। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है, इसके नीचे आई का मतलब ए, आई मतलब ए। तो V के डायमेंशन में नीचे ए से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको ए से डिवाइड करूंगा तो एक ए और ऊपर आ जाएगा माइनस बन के, तो कितना हो जाएगा? m1 एल स्क्वायर टी की पावर -3, और ए की पावर -1 है तो वो कितनी हो जाएगी? -2, क्योंकि नीचे एक ए और आ चुका है करंट का। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो चुका है? आपका रेजिस्टेंस का। अगर आपकी इच्छा है कि मैं सर रजिस्टिविटी भी आपने हमको पढ़ी थी 10th क्लास में, तो रजिस्टिविटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला, यस आई हैव आल्सो रजिस्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला। मेरे पास सब है। क्यों? क्योंकि मेरे को बनाते आता है, आपको भी बनाते सीखना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला तो आता है रजिस्टिविटी का, आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होता है? रो एल बाय ए, पढ़ा है आपने। तो यहां से रजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? RA/L। अब ज्यादा कुछ ना सोचे, रजिस्टिविटी की यूनिट तो आपको रट्टा लगा रखी, हम लगे हैं ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। आप वेल प्रिपेयर्ड हो। अब यहां पर ध्यान से देखें, मैं यहां से भी समझ रहा हूं ओम रेजिस्टेंस और मीटर मतलब लंबाई। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला उसमें एक एल बढ़ाना है। या यहां से देखो, ये एरिया है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और नीचे भी लेंथ। तो एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर बचेगा, लंबाई एक बचेगी, वो रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई होगी। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला है उसमें एक एल बढ़ा दिया जाए। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला कितना है? m1 एल स्क्वायर था, तो एक एल बढ़ाना है, एल क्यूब हो जाएगा, टी की पावर -3, ए की पावर -2। तो इस प्रकार से ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा? आपका रेजिस्टिविटी का। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन इसी को। आपका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, मतलब कुल मिलाकर आप करंट वाले चैप्टर से बाहर भाग गए हैं, और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाए ऑप्टिक्स पे। यस, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं आप? ऑप्टिक्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? याद आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। वेरी गुड। तो फिर मेरे को तो यहीं से क्लियर है, इसकी तो ना तो यूनिट होती है, नो यूनिट। और एक बात ध्यान से समझ लेना, जिसकी यूनिट नहीं होती उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब वो डायमेंशन लेस कहलाएगी।
जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है उसको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। आपको और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी आपने 10 रेशियोज पढ़े हुए हैं, मतलब कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब टेग्नोमेट्री रेशियो आप लोग सब समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके जुड़वा भाई उल्टे वाले भाई, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सब आपको याद आ रहे हैं ना। इनके कोई यूनिट भी नहीं होती है और ना ही इनका कोई डायमेंशन फार्मूला होता है। ये भी क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा आपने फोकल लेंथ पढ़ी होगी, तो फोकल लेंथ नाम से ही क्लियर है, लेंथ, तो उसका डायमेंशन फार्मूला तो वही एल होगा। यूनिट भी अपन मीटर में ही बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस एक और आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है आपने, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस मतलब आप पावर वाला डायमेंशन फार्मूला मत लिख देना भाइयों, यहाँ पावर ऑफ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो भी मीटर में। तो हम यहां से क्या कहते हैं, इसकी यूनिट हमको पता है क्या होती है, डायोप्टर, याद आ गया। और इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एल टू द पावर -1 रहेगा, ना तो मास होगा ना टाइम होगा, केवल एल टू द पावर -1 होगा। तो ये कुछ हमारे डायमेंशन फॉर्मूलाज थे जो कौन सी क्लासेस से बिलोंग्स कर रहे थे, 9th से या 10th से। 9th और 10th की फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर हमने लगभग लगभग, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपने अभी तक 30-32 डायमेंशन फॉर्मूले लिख लिए होंगे। चलिए और नए डायमेंशन फॉर्मूले की ओर हम मूवमेंट करते हैं और नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। और आज जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार घर बैठ के उनको लिखेंगे और एक तरफ केवल फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे और उसके बाद अपने मन से घर पे है ना 2-3 बार उनके फॉर्मूले, उनके डायमेंशन फॉर्मूले, उनकी यूनिटें लिख लिख के लर्न करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको आगे का फिजिक्स इजी लगेगा और इस लॉकडाउन का फायदा भी उठ जाएगा हमारे पास। चलिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं, वो है एंगल। ये एंगल क्या है, एंगल की कोई यूनिट, या सर हमने पढ़ी हुई डिग्री, नहीं, एंगल की यूनिट डिग्री नहीं है आज से, अब से आपके लिए, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन है। एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। थीटा तो लिखते ही हम, पर उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ये क्या है, 1 रेडियन एंगल किसको कहते हैं, पहले वो समझेंगे फिर हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ भागेंगे। ये एक सर्कुलर आर्क है आपका, पहले तो एंगल का फॉर्मूला क्या है वो भी हम समझे। ये सर्कल है, इस सर्कल में हमने एक आर्क लगाया, ये आर्क है आपका। ओके, आर्क की लेंथ कितनी है, ए बी है, ये यहाँ पर एंगल थीटा है और रेडियस कितनी है, आर। तो एंगल बराबर होता है, याद रखें पहली बार पढ़ रहे हैं आप, एंगल थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है यूनिट, रेडियन। अब ध्यान से देखें, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, क्योंकि रेडियस भी लंबाई होती है, मीटर में नापते सेंटीमीटर में नापते हैं, और आर्क, आर्क की लंबाई भी सेंटीमीटर मीटर में ही नापोगे। तो अल्टीमेटली ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, सेम है। तो इसलिए यूनिट से यूनिट कट गई, सॉरी यूनिट से यूनिट कट गई है, डायमेंशन से डायमेंशन कट गया है, तो इसलिए इसका डायमेंशन नहीं आएगा, मतलब एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। बट बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, डायमेंशन लेस, बट क्या यूनिट नहीं है, हे, इसकी एक अलग ही यूनिट बनाई गई है साइंटिस्टों द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियन। तो एंगल की ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। हाँ, कई फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट नहीं है उनका डायमेंशन नहीं होगा, जिनकी यूनिट नहीं होती उनका डायमेंशन नहीं होता, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका डायमेंशन नहीं हो उसकी यूनिट ना हो। ये एक ऐसी क्वांटिटी है एंगल, किसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है परंतु क्या है, यूनिट है। अब आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री बनता है, क्या बनता है आपका टोटल एंगल, टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। आप लोग पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सर्कल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को बोला जाता है हमारी भाषा में 2 पाई रेडियन। क्या बोला जाएगा, 2 पाई रेडियन।
अगर आपसे कोई बोले पाई रेडियन मतलब वो 180 डिग्री 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो पाई रेडियन कहलाएगा वो। और आगे हम इसी प्रकार बढ़े तो 90 डिग्री को हम यहां पर क्या बोलेंगे, पाई बाय 2 रेडियन। तो ये अब हमारी भाषा डिग्री में ना चल के अधिकांश न्यूमेरिकलों में हम रेडियन में चलेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि 1 रेडियन कितना होगा ना, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, वो बाद में। अभी मेरा टॉपिक चल रहा है आपको समझाने का डायमेंशन फार्मूला। एक और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और है जिसमें डायमेंशन फार्मूला आपके हाथ नहीं लगता, यूनिट लगती है। एक और फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, वो भी पहली बार सुनने को मिलेगी, इससे पहले आपने कभी सुनी ही नहीं है। और मैं और बड़ी विशेषता की बात कर दूं कि लगभग लगभग 11th और 12th में मिलाकर इसका यूज भी नहीं है, परंतु है। कितना यूज है डायमेंशन फॉर्मूले के वक्त, यूनिट्स को याद रखने के वक्त है, बाकी ज्यादा हम डेरी क्वेश्चन उसमें यूज नहीं करते। एक आधी जगह 12th में गॉस थ्योरम के प्रूफ के वक्त हम यूज कर लेते हैं। नाउ वो है सॉलिड एंगल। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? सॉलिड एंगल। वो एंगल था और ये क्या है? सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल को कैसे समझाया जाए? ये मेरे छत के ऊपर पंखा है, तो मेरी आंखें पंखों पे इस प्रकार का एंगल बना रही है, चारों तरफ बन रहा है, तो यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज अ सॉलिड एंगल। आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, तो जो आइसक्रीम का कोन पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा आपका? सॉलिड एंगल। अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक होता है प्लेन एंगल जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसको केवल एंगल कहते हैं। एंगल मतलब प्लेन एंगल, जिसको हम नॉर्मली उसकी यूनिट रेडियन पढ़ चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो रिप्रेजेंट, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो एंगल होता है वो यहां बनता है सॉलिड एंगल। और ये जो है आपकी रेडियस, एक रेडियस है आपकी याली, ठीक है। और ये भी आपका, आप इसको क्या कह सकते हो, अपर भाग का जो आइसक्रीम वाला पोर्शन है इसको आप ए कह दो और इस दूरी को आप एल कह दो, जो आपको लिखना हो इसको लिख दें। तो क्या होता है, एरिया अपॉन एल स्क्वायर लिख दो या आर स्क्वायर लिख दो। आर इसको अगर आपने माना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सॉलिड एंगल निकालते हो। और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। कौन सा रेडियन? स्टेरेडियन। ये जो स्टेरेडियन यूनिट है पर इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं है, क्योंकि एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा एल स्क्वायर होता, नीचे भी एल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो सॉलिड एंगल का कभी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, एंगल का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, परंतु तो दोनों की यूनिट होती है, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। और ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती है। आप पढ़ोगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें एंगल है और सॉलिड एंगल है। और एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। चलिए 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 हम चलते हैं हमारे डायमेंशन फॉर्मूलेस की तरफ। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बची है, अभी तो लंबी कहानी है। आपको एक वर्ड सिखाता हूं, स्ट्रेन। नया वर्ड है, कंफ्यूज ना हो, क्या सिखा रहा हूं? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है ना, ज्यादा परेशान ना हो, एस लिखा रहता है कई जगहों पे। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कई बार एक होता है स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, तो उसमें लिख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखें कि ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम है, तो डायमेंशन फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला कट जाएगा। तो इसलिए ना तो इसकी यूनिट होगी, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, और ना ही डायमेंशन फार्मूला होता है। और जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता वो बेचारा क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस। नाउ स्ट्रेन के बाद आएगा आपका स्ट्रेस। क्या आएगी आपकी? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम किसी वायर पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका स्ट्रेस। और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये कौन सा फोर्स है ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये अप्लाइड फोर्स नहीं होता है,
ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स की यूनिट आपको सबको पता है, न्यूटन। एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिख रहा होगा ये फॉर्मूला हमने कहीं और भी पढ़ा है। ये फॉर्मूला हमने प्रेशर की जगह पढ़ा है। प्रेशर में भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एम एल टी टू द पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बचेगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अब आप लोगों को थोड़े थोड़े नए टर्म्स की ओर ले चलते हैं हम। एक वर्ड होता है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है कि हमने किसी चीज को धक्का दिया तो वो फोर्स है, वो फोर्स के कारण आगे चले जाती है। इज इट क्लियर? परंतु किसी चीज को गोल घुमाना हो तो गोल घुमाने के लिए फोर्स को एक पर्टिकुलर स्टाइल में लगाना होता है, टेक्निक से लगाना होता है, जिससे वो चीज गोल घूमती है। इज इट क्लियर? इसे ऐसे नल को अपन खोलते हैं तो इस प्रकार से खोलते हैं। सो वी आर अप्लाइंग अ कपल ऑफ फोर्स, और वो दोनों फोर्स मिलकर उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और टॉर्क कैसे पता किया जाता है? टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये टी नहीं है भाई, ये क्या है? टाउ है। तो टॉर्क, टाउ इक्वल टू होता है force into perpendicular distance from the axis of rotation। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए यहाँ एक एक्सिस है, ये आपका एक गेट है, आपने इस गेट को यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है। तो आप क्या करते हो? जब फोर्स लगाते हो तो आपका फोर्स F और ये R दोनों मिलकर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है टाउ। टाउ इक्वल टू F क्रॉस R। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। ओके। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, और फिर क्या है? आर। आर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ के लिए एल। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टॉर्क। ओके। सो नाउ आपको एक और आदि नई फिजिकल क्वांटिटी की ओर चलते हैं हम लोग। पर एक बीच बार फोन बज गया है तो 1 मिनट पॉज करते हैं हम लोग, क्योंकि आप 10th का डायमेंशन फार्मूलास लाते हैं। सब आपको याद रहना चाहिए ना ये। अभी हमारे पास 10th में हमने सबसे पहले करंट पढ़ते हैं। करंट आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी पढ़ा है हमने। तो करंट का डायमेंशन फार्मूला अलग से दिया गया है हमको। करंट, करंट की डिनोटेड आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और यही इसका डायमेंशन फार्मूला भी है। अगर कोई करंट का डायमेंशन फार्मूला पूछे तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, ए, ठीक है, या केवल ए भी बोल सकते हो, आप ए भी लिख सकते हो। अब आपके पास आता है चार्ज। क्या आता है? चार्ज पढ़ा ना आपने? चार्ज, चार्ज क्यू इक्वल टू कितना होगा? आई इंटू टी। यहीं से दिख रहा है। परंतु चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। याद रखें, आप लोगों को याद है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलाम। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए, और टाइम का टी। टाइम का क्या है आपका? टी। तो आप ए टी बोल दो या टी ए बोल दो, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हुआ? क्यू का। परंतु इसको हम ऑर्डरली लिखें। ऑर्डरली लिखें इन सेंस मतलब एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ए की पावर 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। हम चार्ज से आगे बढ़ते हैं। हमने अगली फिजिकल क्वांटिटी क्या पढ़ी करंट के बाद? वोल्टेज, पोटेंशियल। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है आपका? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। याद आ रहा हो तो मतलब न्यूमरेटर में वर्क है, डिनोमिनेटर में चार्ज है, और इसकी यूनिट आपको याद आ जाए वोल्ट। यस, वोल्ट, गुड। सो नाउ डायमेंशन फार्मूला। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला मेरे को पता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये मेरी मेहनत है, मैंने पहले से लर्न करके रखा है, इसलिए मुझे काम देते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है AT। अब अगर मैं यहाँ रखने जाऊंगा तो टी ऊपर चले जाएगा, तो एम पावर 1 है, एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर V। अगर आपसे कोई पूछता है आपने और क्या पढ़ा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस
मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटियों की बात कर रहा हूं जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है, आपको पता है V बाय आई, और इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। अभी 10th करके आए हो, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया दोस्तों। तो V बाय आई। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है, इसके नीचे आई का मतलब ए, आई मतलब ए। तो V के डायमेंशन में नीचे ए से डिवाइड करना है, तो अगर मैं इसको ए से डिवाइड करूंगा तो एक ए और ऊपर आ जाएगा माइनस बन के, तो कितना हो जाएगा m1 एल स्क्वायर टी की पावर -3, और ए की पावर -1 है तो वो कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि नीचे एक ए और आ चुका है करंट का। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो चुका है, आपका रेजिस्टेंस का। अगर आपकी इच्छा है कि मैं सर रजिस्टिविटी भी आपने हमको पढ़ी थी 10th क्लास में, तो रजिस्टिविटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला, यस आई हैव आल्सो रजिस्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला, मेरे पास सब है। क्यों, क्योंकि मेरे को बनाते आता है, आपको भी बनाते सीखना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला तो आता है रजिस्टिविटी का, आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाय ए, पढ़ा है आपने। तो यहां से रजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए बाय एल। अब ज्यादा कुछ ना सोचे, रजिस्टिविटी की यूनिट तो आपको रट्टा लगा रखी, हम लगे हैं ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आप वेल प्रिपेयर्ड हो। अब यहां पर ध्यान से देखें, मैं यहां से भी समझ रहा हूं, ओम रेजिस्टेंस और मीटर मतलब लंबाई। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला उसमें एक एल बढ़ाना है, या यहां से देखो ये एरिया है, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और नीचे भी लेंथ, तो एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर बचेगा, लंबाई एक बचेगी, वो रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई होगी। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें एक एल बढ़ा दिया जाए, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है m1 एल स्क्वायर था, तो एक एल बढ़ाना है, एल क्यूब हो जाएगा, टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो इस प्रकार से ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, आपका रजिस्टिविटी का। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन इसी को। आपका रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टिविटी हो गई, मतलब कुल मिलाकर आप करंट वाले चैप्टर से बाहर भाग गए हैं, और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाए ऑप्टिक्स पे। यस, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं आप, ऑप्टिक्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। वेरी गुड। तो फिर मेरे को तो यहीं से क्लियर है, इसकी तो ना तो यूनिट होती है, नो यूनिट, और एक बात ध्यान से समझ लेना, जिसकी यूनिट नहीं होती उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब वो डायमेंशन लेस कहलाएगी। जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है उसको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। आपको और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी आपने 10 रेशियोस पढ़े हुए हैं, मतलब कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब टेग्नोमेट्री रेशियो आप लोग सब समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके जुड़वा भाई, उल्टे वाले भाई, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सब आपको याद आ रहे हैं ना। इनके कोई यूनिट भी नहीं होती है, और ना ही इनका कोई डायमेंशन फार्मूला होता है। ये भी क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा आपने फोकल लेंथ पढ़ी होगी, तो फोकल लेंथ नाम से ही क्लियर है, लेंथ, तो उसका डायमेंशन फार्मूला तो वही एल होगा। यूनिट भी अपन मीटर में ही बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस एक और आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है आपने, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, तो पावर ऑफ लेंस मतलब आप पावर वाला डायमेंशन फार्मूला मत लिख देना भाइयों, यहाँ पावर ऑफ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो भी मीटर में। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, इसकी यूनिट हमको पता है क्या होती है, डायोप्टर, याद आ गया। और इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एल टू दी पावर -1 रहेगा, ना तो मास होगा ना टाइम होगा, केवल एल टू दी पावर -1 होगा। तो ये कुछ हमारे डायमेंशन फॉर्मूलाज थे, जो कौन सी क्लासेस से बिलोंग्स कर रहे थे, 9th से या
10th से 9th और 10th की फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर हमने लगभग लगभग, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपने अभी तक 30-32 डायमेंशन फॉर्मूले लिख लिए होंगे। चलिए और नए डायमेंशन फॉर्मूले की ओर हम मूवमेंट करते हैं और नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। और आज जितनी भी नई फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार घर बैठ के उनको लिखेंगे और एक तरफ केवल फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे और उसके बाद अपने मन से घर पे है ना 2-3 बार उनके फॉर्मूले, उनके डायमेंशन फॉर्मूले, उनकी यूनिटें लिख लिख के लर्न करें। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको आगे का फिजिक्स इजी लगेगा और इस लॉकडाउन का फायदा भी उठ जाएगा हमारे पास। चलिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं, वो है एंगल। ये एंगल क्या है? एंगल की कोई यूनिट, या सर हमने पढ़ी हुई डिग्री? नहीं, एंगल की यूनिट डिग्री नहीं है आज से, अब से आपके लिए, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन है। एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। थीटा तो लिखते ही हम, पर उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये क्या है? 1 रेडियन एंगल किसको कहते हैं पहले वो समझेंगे, फिर हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ भागेंगे। ये एक सर्कुलर आर्क है आपका। पहले तो एंगल का फॉर्मूला क्या है वो भी हम समझे। ये सर्कल है, इस सर्कल में हमने एक आर्क लगाया, ये आर्क है आपका। ओके, आर्क की लेंथ कितनी है? ए बी है। ये यहाँ पर एंगल थीटा है और रेडियस कितनी है? आर। तो एंगल बराबर होता है, याद रखें पहली बार पढ़ रहे हैं आप, एंगल थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है यूनिट? रेडियन। अब ध्यान से देखें, ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, क्योंकि रेडियस भी लंबाई होती है, मीटर में नापते, सेंटीमीटर में नापते हैं, और आर्क, आर्क की लंबाई भी सेंटीमीटर मीटर में ही नापोगे। तो अल्टीमेटली ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या है? सेम है। तो इसलिए यूनिट से यूनिट कट गई, सॉरी यूनिट से यूनिट कट गई है, डायमेंशन से डायमेंशन कट गया है, तो इसलिए इसका डायमेंशन नहीं आएगा। मतलब एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, डायमेंशन लेस, बट क्या यूनिट नहीं है? हे, इसकी एक अलग ही यूनिट बनाई गई है साइंटिस्टों द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियन। तो एंगल की ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। हाँ, कई फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट नहीं है उनका डायमेंशन नहीं होगा, जिनकी यूनिट नहीं होती उनका डायमेंशन नहीं होता, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका डायमेंशन नहीं हो उसकी यूनिट ना हो। ये एक ऐसी क्वांटिटी है एंगल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है परंतु क्या है? यूनिट है। अब आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री बनता है। क्या बनता है आपका? टोटल एंगल। टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। आप लोग पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सर्कल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को बोला जाता है हमारी भाषा में 2 पाई रेडियन। क्या बोला जाएगा? 2 पाई रेडियन। अगर आपसे कोई बोले पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब वो 180 डिग्री, 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो पाई रेडियन कहलाएगा वो। और आगे हम इसी प्रकार बढ़े तो 90 डिग्री को हम यहां पर क्या बोलेंगे? पाई बाय 2 रेडियन। तो ये अब हमारी भाषा डिग्री में ना चल के अधिकांश न्यूमेरिकलों में हम रेडियन में चलेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि 1 रेडियन कितना होगा ना, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, वो बाद में। अभी मेरा टॉपिक चल रहा है आपको समझाने का डायमेंशन फार्मूला। एक और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और है जिसमें डायमेंशन फार्मूला आपके हाथ नहीं लगता, यूनिट लगती है। एक और फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, वो भी पहली बार सुनने को मिलेगी, इससे पहले आपने कभी सुनी ही नहीं है। और मैं और बड़ी विशेषता की बात कर दूं कि लगभग लगभग 11th और 12th में मिलाकर इसका यूज भी नहीं है, परंतु है। कितना यूज है? डायमेंशन फॉर्मूले के वक्त, यूनिट्स को याद रखने के वक्त है, बाकी ज्यादा हम डेरी क्वेश्चन उसमें यूज नहीं करते। एक आधी जगह 12th में गॉस थ्योरम के प्रूफ के वक्त हम यूज कर लेते हैं। नाउ वो है सॉलिड एंगल। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? सॉलिड एंगल। वो एंगल था और ये क्या है? सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल को कैसे समझाया जाए? ये मेरे छत के ऊपर पंखा है, तो मेरी आंखें पंखों पे इस प्रकार का एंगल बना रही है, चारों तरफ बन रहा है, तो यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज अ सॉलिड एंगल। आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, तो जो आइसक्रीम का कोन पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका
सॉलिड एंगल। अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक होता है प्लेन एंगल जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसको केवल एंगल कहते हैं। एंगल मतलब प्लेन एंगल, जिसको हम नॉर्मली उसकी यूनिट रेडियन पढ़ चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो रिप्रेजेंट, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो एंगल होता है वो यहां बनता है सॉलिड एंगल। और ये जो है आपकी रेडियस, एक रेडियस है आपकी याली, ठीक है। और ये भी आपका, आप इसको क्या कह सकते हो, अपर भाग का जो आइसक्रीम वाला पोर्शन है इसको आप ए कह दो, और इस दूरी को आप एल कह दो। जो आपको लिखना हो इसको लिख दें। तो क्या होता है, एरिया अपॉन एल स्क्वायर लिख दो, या आर स्क्वायर लिख दो। आर इसको अगर आपने माना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सॉलिड एंगल निकालते हो। और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। कौन सा रेडियन? स्टेरेडियन। ये जो स्टेरेडियन यूनिट है पर इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं है, क्योंकि एरिया, एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा एल स्क्वायर होता, नीचे भी एल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो सॉलिड एंगल का कभी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, एंगल का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, परंतु दोनों की यूनिट होती है, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। और ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती है। आप पढ़ोगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें एंगल है और सॉलिड एंगल है, और एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। चलिए 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 हम चलते हैं हमारे डायमेंशन फॉर्मूलेस की तरफ। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बची है, अभी तो लंबी कहानी है। आपको एक वर्ड सिखाता हूं, स्ट्रेन। नया वर्ड है, कंफ्यूज ना हो, क्या सिखा रहा हूं? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है ना, ज्यादा परेशान ना हो, एस लिखा रहता है कई जगहों पे। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कई बार एक होता है स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, तो उसमें लिख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखें कि ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम है। तो डायमेंशन फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला कट जाएगा, तो इसलिए ना तो इसकी यूनिट होगी, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, और ना ही डायमेंशन फार्मूला होता है। और जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता वो बेचारा क्या कहलाता है? डायमेंशन लेस। नाउ स्ट्रेन के बाद आएगा आपका स्ट्रेस। क्या आएगी आपकी? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम किसी वायर पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका स्ट्रेस। और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये कौन सा फोर्स है ये भी आपको क्लियर कर दूं, ये अप्लाइड फोर्स नहीं होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स की यूनिट आपको सबको पता है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिख रहा होगा ये फॉर्मूला हमने कहीं और भी पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने प्रेशर की जगह पढ़ा है। प्रेशर में भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एम एल टी टू द पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बचेगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अब आप लोगों को थोड़े थोड़े नए टर्म्स की ओर ले चलते हैं हम। एक वर्ड होता है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है कि हमने किसी चीज को धक्का दिया तो वो फोर्स है, वो फोर्स के कारण आगे चले जाती है। इज इट क्लियर? परंतु किसी चीज को गोल घुमाना हो तो गोल घुमाने के लिए फोर्स को एक पर्टिकुलर स्टाइल में लगाना होता है, टेक्निक से लगाना होता है, जिससे वो चीज गोल घूमती है। इज इट क्लियर? इसे ऐसे नल को अपन खोलते हैं तो इस प्रकार से खोलते हैं। सो वी आर अप्लाइंग अ कपल ऑफ फोर्स, और वो दोनों फोर्स मिलकर उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और टॉर्क कैसे पता किया जाता है? टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये टी नहीं है भाई, ये क्या है? टाउ है। तो टॉर्क, टाउ इक्वल टू होता है force into perpendicular distance from the axis of rotation।
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए यहाँ एक एक्सिस है, ये आपका एक गेट है, आपने इस गेट को यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, जब फोर्स लगाते हो तो आपका फोर्स F और ये R दोनों मिलकर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है टाउ। टाउ इक्वल टू F क्रॉस R। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। ओके, अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और फिर क्या है आर, आर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ के लिए एल, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टॉर्क। ओके, सो नाउ आपको एक और आदि नई फिजिकल क्वांटिटी की ओर चलते हैं हम लोग, पर एक बीच बार फोन बज गया है तो 1 मिनट पॉज करते हैं हम लोग। चलिए डियर वंस, और आगे बढ़े हम लोग, डायमेंशन फार्मूले की कथा कहानी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ये केवल डायमेंशन फार्मूलास नहीं, ये फार्मूलास है, और इन फार्मूलों को आपको तैयार करना है। इनके पूरे फार्मूलों में आपकी क्या क्या यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एक नया टर्म्स, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अभी तक हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब पर सेकंड कितने रेडियन कोई चीज घूम जाती है, पर सेकंड कितने रेडियन कोई चीज घूमती है, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। हम जनरली वेलोसिटी में लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी में लिखते हैं एंगल अपॉन टाइम। अब एंगल की यूनिट तो आपको पता है, अभी आपको सिखाई रेडियन, और टाइम की सेकंड, तो यूनिट हो गई आपकी रेडियन पर सेकंड। बात थी डायमेंशन फार्मूले की, मैं पहले ही समझा चुका हूं कि एंगल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, एंगल का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। डायमेंशन फार्मूला किसका है, टाइम का है, और टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या है, कैपिटल टी। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या है आपका, कैपिटल टी। तो अगर हम देखें तो टी टू द पावर -1 ही रहेगा, किसका डायमेंशन फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, आपको याद दिला दूं, बाद में कभी दिक्कत हो तो, ऐसा नहीं कि आपको मैंने पढ़ाया नहीं, v/r भी होता है। क्या होता है, v/r, तो लीनियर वेलोसिटी अपॉन r। लीनियर वेलोसिटी का तो आपको पता है l t टू द पावर -1, और रेडियस का क्या होता है l, तो l से l कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, t की पावर -1। मैंने दोनों तरीके से आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा दिया है। अभी और आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है आपका टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तक हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और लिखा जाता है डी ओमेगा बाय डी टी। ये डिफरेंशिएशन का टर्म है, कैलकुलस का टर्म है, पढ़ाएंगे आपको, हम कैलकुलस समझाएंगे। तो ऊपर एंगुलर वेलोसिटी, नीचे टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, पहले तो हम यूनिट की बात कर लें, ठीक है। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड आ गया तो क्या हो गया आपका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो रेडियन मतलब एंगल का तो होता ही नहीं, पर सेकंड मतलब टाइम, टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरली हम एम आई करके लिखते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है केवल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होता है, आई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। एम मास है रोटेटिंग बॉडी का, और आर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो नाउ एम आर स्क्वायर यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम बाद में, अभी केवल मैं आपको टर्म याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा शब्द है आपके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन में होता है तो जो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, कोई वस्तु ज्यादा इनर्शिया क्रिएट कर रहा है रोटेशन के वक्त, कुछ ऑब्जेक्ट रोटेशन में इनर्शिया किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कम कर रहे हैं, तो हमको निकालने को कहा जाता है कि हर एक अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना मतलब उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाने में दिक्कत आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप आसानी से घुमा सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट है, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा आपका एम एल स्क्वायर, और टी की पावर क्या आएगी 0। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। अब हम इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और एक दो डायमेंशन फॉर्मूला आपको कांस्टेंट के करवाते हैं, नए टाइप के करवाते हैं। आपने प्लांक कांस्टेंट सुना है? प्लांक कांस्टेंट, अच्छा चलिए प्लांक आपके बारे में बताएं। साइंटिस्ट प्लांक एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिनके कारण आज हम क्वांटम फिजिक्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। साइंटिस्ट प्लांक ने बताया था कि जितना भी सनलाइट है, कोई सा भी लाइट है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने उसको वेव थ्योरी नहीं दी, उन्होंने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी एंड दिस बंडल्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। दिस पैकेट दिस बंडल्स नोन एज क्वांटा। और उस एक क्वांटा में जो एनर्जी होती है उसको उन्होंने फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड बनाया। उन्होंने बोला एनर्जी एसोसिएटेड इन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक यहाँ कांस्टेंट आया E इक्वल टू एच न्यू, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब ध्यान से सुने, ये जो कांस्टेंट H है इसे प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है। तो जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है H, वो कितना होगा E बाय न्यू। अब आपको एक चीज क्लियर कर दी जाए कि न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास क्या आ गया E, और न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, टी ऊपर चले गया तो E इंटू टी। हम कह सकते हैं एनर्जी इंटू टाइम बराबर प्लांक कांस्टेंट। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल सेकंड। क्या होगी यूनिट? जूल सेकंड। किसकी? प्लांक कांस्टेंट की। इसकी वैल्यू लिखें, उसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे? जूल सेकंड। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात आएगी, तो वो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और एक टी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। चलिए, अभी तक तो हम बहुत कुछ सॉलिड्स के ऊपर रिलेटेड बात कर रहे थे। लिक्विड में भी गजब के फिनोमिना होते हैं जो हम पढ़ेंगे। लिक्विड में आप पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, लिक्विड में आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी। तो इनके भी फॉर्म, वहां पे कुछ फॉर्मूला होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, और मैं उसको डिटेल में अभी नहीं ले जाऊंगा। सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन टी बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टी इक्वल टू कितना होता है? एफ बाय एल। यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला अब तो इजी हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रटा जाना चाहिए, एम एल टी टू द पावर -2। नीचे एक एल आया तो क्या होगा? एल से एल कट जाएगा, तो एम वन एल नॉट टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझाना चाहूंगा आपको। लिक्विड की प्रॉपर्टी, आप लिक्विड को ऊपर से एक ड्रॉप के थ्रू टपकाओ तो गोल गोल बूंदों के रूप में ही क्यों टपकती है? इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? सरफेस टेंशन के कारण। लिक्विड चाहता है कि वो अपने फ्री सरफेस को मिनिमाइज करे। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो लिक्विड होता है उसका फ्री सरफेस, the free surface of liquid always try to behave just like a stretched string and try to minimize its surface area. This property of surface liquid is known as surface tension. और ये बढ़ती भी है, घटती भी है। अगर आप देखोगे कुछ मटेरियल मिला दिए जाते हैं जो लिक्विड में पूरी तरह सॉल्यूबल होते हैं, फॉर एग्जांपल शक्कर, और ये मिला दी जाए, चाशनी बना लें आप, तो चाशनी को जब गिराएंगे तो उसकी बूंदे बहुत अच्छे से गोल बने क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि अपन केरोसिन या पेट्रोल अगर पानी के ऊपर छिटक दें तो उससे पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिफरेंट, हम सरफेस टेंशन को उसकी यूनिट में पढ़ेंगे। अब एक वर्ड है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। लिक्विड में लगता है विस्कस फोर्स। अब कौन सा फोर्स है? जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो सरफेस पे लगता है एक फ्रिक्शन, जिसके कारण थोड़ी दूर जाने पे गाड़ी रुक जाती है। एक बच्चे के खिलौने को लिया, कोई कार को लिया, टॉय को लिया, उसको हमने धक्का दिया, आगे जा रही है, तो अपने आप क्यों रुक जाती है? कहाँ चले गया उसकी एनर्जी? एक्चुअली धीरे धीरे फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस हुई और वो गाड़ी रुक गई। सेम इसी प्रकार
अगर आपने किसी गिलास के अंदर कोई लिक्विड भरा है, पानी के अंदर कोई लिक्विड भरा है और उसको घुमा रहे हैं, और घुमाने के बाद आप हाथ हटा दें या वो लकड़ी को हटा दें जिससे आपने पानी को घुमाया है, तो आप देखेंगे पानी थोड़ी देर में रुक जाएगा। आप उसी की जगह कोई दही ले लें और दही को घुमाएं, तो आप क्या पाएंगे, दही जल्दी रुक जाएगा, पानी धीरे रुकेगा। अगर शहद है तो शहद को घुमाएंगे तो वो और जल्दी रुक जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, लिक्विड में एक फोर्स लगता है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और वास्तव में लिक्विड लेयर्स के रूप में बहता है। आप 11th में हो, शुरुआत में हो, टेंशन ना लें, पर समझे तो सही कि लिक्विड किस रूप में बहता है। लिक्विड ऑलवेज फ्लोज इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, और उन लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो उसके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। ओके, और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं कि v क्या है ना, x क्या है ना, a कहाँ है, डायग्राम से नहीं समझा पाऊंगा, अभी शुरुआत है। तो ये मैं इतना कहूंगा कि ये वेलोसिटी डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है। वेलोसिटी डिफरेंस और डिस्टेंस के रेशियो को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ए एरिया है, और ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कई एग्जाम्स में ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ईटा इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डीवी कर लो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालते वक्त केवल। अब बात करें यहां से, इसकी यूनिट अलग है भैया, है ना, इसकी यूनिट का ध्यान रखें, इसकी यूनिट पॉइज और डेकापॉइज करके है, पॉइज और डेकापॉइज करके है। हम उस पर डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी डायमेंशन फॉर्मूला सीखते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी टू द पावर -2। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कितना होगा एल, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा एरिया, एरिया का कितना होता है एल स्क्वायर। वेलोसिटी का कितना होता है एल टी टू द पावर -1। बस ध्यान से देखें, आपका ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नीचे का एक एल और बचा, तो ऊपर आया एम एल की पावर -1, और टी की पावर -1 नीचे, टी की पावर -2 ऊपर है, तो एक कट जाएगी, तो टी की पावर ऊपर क्या बचेगी -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये डायमेंशन फॉर्मूला कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। इस प्रकार हमने अधिकांश डायमेंशन फॉर्मूले आपके सामने डिस्कशन करने की कोशिश करी और बहुत हद तक कर भी लिए। अब आपका काम क्या है, बुक खोलेंगे और अगर बुक में बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज दिखेगी तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि 11th और 12th में आने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो पहले दूसरे पन्ने पे ही लिख मारी है। अब आपकी तो पड़ी हुई नहीं है, आप उसमें कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, ये सब 12th के टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे हमें फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगी, हम डायमेंशन फॉर्मूले उसी वक्त बनाते हुए चलेंगे। फिर भी मैंने कोशिश करी कि 11th के बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए जाए। अब बात आती है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस डायमेंशन फॉर्मूलास। हम इसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूलास। ठीक है, तो आई होप सो कि कल जो मैं आपसे वीडियो लेक्चर डालूं आपके लिए, तो आपके ये डायमेंशन फॉर्मूले पूरे जुबान पर अटके हुए होना चाहिए। किसी ने भी घर वाले में आप अपने पेरेंट्स को बोले, आप अपने पेरेंट्स को बोले कि पूछिए मुझसे डायमेंशन फार्मूला, तो आप वो बोलते जाए और आप डायमेंशन फार्मूला बोलते जाएं, ऐसा एकदम तेजी से होना चाहिए। ओके, सो टेक केयर।